जय हिंद दोस्तों। मैं सुशांत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम्स के जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा और इससे जुड़े जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी या यूपीएससी लेती है उस पे पूछे जाने वाले सवालों और अलग अलग पेपर का डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। मैं सुशांत, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इकोनॉमिक्स से जुड़े टॉपिक्स, उससे जुड़े सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे समझना है और कैसे उसके ओवरऑल सब्जेक्ट को हम लोग सीख सकते हैं, इसके ऊपर। आज का जो चर्चा है हमारा वो है नेशनल इनकम के ऊपर। ओवरऑल टॉपिक क्या है, हम लोग इसको इसमें सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसको आप अलग अलग नाम से, जैसे ज्यादातर बोलचाल की भाषा में हम लोग जीडीपी से समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ये हम लोग आज के क्लास में और इस सेशन में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, उसका रेलेवेंस क्या है। अगर आप नेशनल इनकम की बात करें या किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी जीडीपी की बात करें, कोई भी देश कब इंपॉर्टेंट होगा, उसका डोमिनेंस, उसका वर्चस्व, उसका दबदबा कब ज्यादा होगा, ये डिफाइन और ये डिटरमाइन करेगा उस देश का राष्ट्रीय आय, उस देश का नेशनल इनकम। लिखा है कि रेलेवेंस ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का, चाहे वो जियो इकोनॉमिक की बात हो, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात हो, या फिर उसके जियो स्ट्रैटेजिक सिनेरियो में किस तरह से उस देश के डोमिनेंस को उसका नेशनल इनकम मजबूती के साथ सामने रखता है, उसका स्टेटस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और उसकी खुद की इकोनॉमी, ये सब बेस्ड होती है किस पे, तो उस देश के राष्ट्रीय आय के ऊपर। राइट। हम आज जानते हैं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट देश कौन है अभी पूरे विश्व में, हम सब एक ही नाम लेंगे, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चैलेंज किससे है उसको, और कौन है जो उसको चैलेंज करता है, तो कहीं ना कहीं है चाइना। तो आखिर ये जो दो देश है अभी सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पे क्यों है, क्यों कहीं ना कहीं हर किसी देश की स्ट्रैटेजी इनके अकॉर्डिंग चेंज होती है, देश पोलराइज करते हैं इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे और उनके स्ट्रैटेजीज के पीछे इन देशों की अपनी जीडीपी है, अपनी इकोनॉमी है, अपनी अर्थव्यवस्था है। जितना बड़ा देश होगा, जितनी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था होगी, जितनी बड़ी उसकी नेशनल इनकम होगी, जितनी बड़ी उसकी कमाई होगी, ये डिफाइन करेगा उसके पास पैसे कितने हैं, और वो उस चीज से, उस इकोनॉमी से किन किन चीजों को बदल सकता है, किन किन चीजों में बदलाव ला सकता है, किन किन चीजों को प्रभावित कर सकता है। चाहे वो केवल अपने देश की इकोनॉमी ना हो, दूसरे देश की इकोनॉमी हो। अमेरिका आज किसी पे भी सैंक्शन लगा रहा है, चाहे वो ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, इवन रसिया, आफ्टर क्रीमिया का युद्ध हो गया, या फिर यूक्रेन के साथ जब वॉर शुरू हुआ, तब भारत भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो कहीं ना कहीं भारत पे भी सैंक्शन लगाया था। जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक, हर देश चाहता है अमेरिका के साथ और बड़े इकोनॉमी वाले देशों के साथ रिश्ते बनाना। कहीं ना कहीं भारत भी अब इसमें आगे आ गया है। तो लोग चाहते हैं कि भारत का साइड जो है, या भारत की जो प्रॉक्सिमिटी है, इंक्लाइनेशन है, वो उस देश की ओर झुकाव हो। क्यों? क्योंकि भारत की इकोनॉमी अब उभर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ,
कौन कौन से ऐसे देश हैं जो आपके टॉप इकोनॉमी के लिस्ट में आएंगे, एटलीस्ट 5। तो अगर इन देशों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर कहीं ना कहीं अमेरिका है, उसके बाद चाइना होगा, चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे हमारा भारत, और जिसने भारत पे लगभग 200 साल का शासन किया, हमारी इकोनॉमी को चौपट किया, उसको पीछे छोड़ के भारत आगे आ गया है और वो इंग्लैंड, यूके अभी छठे पोजीशन पे है। इसके बाद फ्रांस है, रसिया है 8वें पे। इस तरह से अगर नंबर्स में बात करें इन देशों के, तो सबसे ऊपर अमेरिका, लगभग इसका जो इकोनॉमी है वो है अराउंड 27 ट्रिलियन की। उसके बाद चाइना, चाइना कहीं ना कहीं 19-20 ट्रिलियन के आसपास आप इसकी इकोनॉमीज को देखेंगे, इसकी इकोनॉमी को देखेंगे, 19 या 20 ट्रिलियन डॉलर की इसकी इकोनॉमी है। जापान, अब हम लोग सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। जापान की इकोनॉमी अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर की है, 4.5 ट्रिलियन डॉलर की जापान की इकोनॉमी है। जर्मनी, जर्मनी भी इससे कुछ पीछे है, अराउंड 4.4 और 4.3 ट्रिलियन का। भारत 2023 में इसकी इकोनॉमी बढ़ के हो गई है अराउंड 3.75 ट्रिलियन डॉलर, और यूके इससे कम। आप मिनिस्ट्री से या आप इकोनॉमी की अगर न्यूज़ को कवर कर रहे होगे तो आप ये जानते होंगे कि सरकार का जो टारगेट है वो है 2030 का, कि भारत सरकार 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का टारगेट रखा है भारत सरकार ने, और वो इस तरह से एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी आफ्टर चाइना, जापान को पीछा छोड़ते हुए। तो आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस या किसी भी देश की स्ट्रैटेजिकली उसकी इम्पोर्टेंस वो डिफाइन करेगा उसका राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय को समझने के लिए उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमें उसे समझना होगा। सेम आप हिंदी में भी उसे जान पढ़ सकते हो कि आज के वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, चाहे वह किसी भी देश की हो, उसकी प्रासंगिकता उस देश के जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक परिदृश्य में काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी महत्व रखती है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, उसकी स्टेटस, उसकी सार्थकता और महत्व उसकी राष्ट्रीय आय पर ही निर्भर करती है। तो अगर राष्ट्रीय आय को डिफाइन करना हो, नेशनल इनकम को डिफाइन करना हो, तो हम क्या बोलेंगे? हाउ वी कैन डिफाइन नेशनल इनकम? सो हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द मनी वैल्यू। ये मौद्रिक मूल्य होगा किसी भी वस्तु और सेवाओं का, किसी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जिसका उत्पादन उस देश में हो और किसी भी एक वर्ष में हो, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में हो। आपका देश कितना वस्तु का उत्पादन कर रहा है, आपके देश में क्या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, और आप वस्तु, सेवा और किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन होता है, ये आप हमारे पहले के वीडियोस में देख सकते हैं जो कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में मैंने करवाया है। हम जानते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तु और सेवाओं को हम लोग 3 सेक्टर्स में बांटते हैं।
3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या क्या है वो, आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिएगा, एक बार मैं रिकॉल करवा दूं। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, वो क्षेत्र जो सीधा सीधा नेचुरल रिसोर्स से उत्पादित होने वाले वस्तुओं को अकाउंट करता है, जैसे कृषि या कृषि संबंध जितने भी दूसरे सब सेक्टर्स है, जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक रियरिंग, मत्स्य पालन, सेरिकल्चर, बी कीपिंग, एपियरी, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, दूध उत्पादन या खान और खनन से जुड़े जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है, वो प्राइमरी सेक्टर का भाग होगा। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर का भाग होगा, जहां पे आप उद्योग धंधों से जुड़े जितने भी क्रियाकलाप है आप उनको देख सकते हैं, जिसको द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। और तीसरा हो गया हमारा सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर, जहां सेवाओं का उत्पादन होगा। सेवा हो गया लाइक आपका एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड, कॉमर्स, वाणिज्य, होटल, रेस्टोरेंट, हम सिनेमा घर देखने जाते हैं, सिनेमाओं को देखने जाते हैं। यह इसके अलावा सब्जी वाले, दूध वाले, जो ग्रोसर्स हैं, जो दुकान वाले लोग हैं, ये सारे जितने भी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है या यहाँ पे जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, यहाँ हो गया वस्तुओं का उत्पादन और सर्विस सेक्टर में हो गया सेवाओं का उत्पादन। हमारे देश में तो यही उत्पादित किया जाएगा ना, चाहे तो वस्तु या सेवा। और इन वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हमारे यहाँ होता है और किस तरह से वो अंतिम वस्तु होगी, हम इस पे बात करेंगे। यही हमारे देश में उसके नेशनल इनकम को डिफाइन करेगा। जितना वस्तु जितने सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वही हमारा राष्ट्रीय आय होगा। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री। किसी भी देश में जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है साल भर के भीतर, एक साल, एक अकाउंटिंग ईयर के भीतर, वही उसका राष्ट्रीय आय होगा। अब जरूरी है उन कॉन्सेप्ट्स को समझना जो कि आपके इनकम और आपके देश के आउटपुट को डिफाइन करता। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट। क्या आउटपुट निकल के आपके देश के बाहर आ रहा है, और ये समझने के लिए 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि आप इस तरह से इन नामों से जानते होंगे: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अगर नामों की बात करें तो सबसे पहला है हमारा जीडीपी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर सकल घरेलू
उत्पाद। सकल मीन्स टोटल, आपके घर में क्या टोटल उत्पादन हो रहा है, क्या टोटल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वो हम जानते हैं। वो उनकी जानकारी उनको हम पढ़ते हैं जीडीपी के अंदर। दूसरा है हमारा जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरे पे है हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। या फिर हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद। और जो लास्ट है हमारा वो है एनएनपी या नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में यही हो गया निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यही चार नाम आपको देखने को मिलेगा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद। एंड लास्टली एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और जो पूरा झंझट है, पूरा झमेला है इन्हीं चार को सीखने का और इन्हीं से निकाल के लाने का कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आय क्या होगा और इन चारों में से कौन है जिन्हें हम लोग किसी भी देश के राष्ट्रीय आय का दर्जा दे सकते हैं। क्या वो जीडीपी होगा, जीएनपी होगा, एनडीपी होगा या एनएनपी होगा। और एक सवाल आपका यहीं से बन के आएगा कि इन चारों में से कौन है जो आपका राष्ट्रीय आय को सही तरीके से निरूपित करता है और विच among this four can correctly define the national income of any country। और ये हमें जानने के बाद सीधे तौर पे समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय क्या होने वाला है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी को जानना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पूरे नेशनल इनकम के एज अ मदर कह सकते हैं हम लोग, जिसमें से काट छाट के हम लोग आखिर तक पहुंचेंगे एंड देन वी कैन डिफाइन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द मनी वैल्यू, ये मनी वैल्यू है। जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था के एक साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, उसके योग को कहते हैं। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the resident of the country in the domestic territory of the country during an accounting year। क्या क्या कीवर्ड्स है इसमें? मनी वैल्यू, दूसरा फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जिसका उत्पादन कौन कर रहा है? तो उस देश के रेसिडेंट्स, निवासी,
कहाँ कर रहे हैं, तो उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में, और कब कर रहे हैं, किस साल कर रहे हैं, तो एक अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष में उसका उत्पादन किया जा रहा है। तो जो कीवर्ड्स है आपको उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है हमारा मनी वैल्यू या मौद्रिक मूल्य। जो दूसरा है वो क्या है, फाइनल। और फाइनल क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अंतिम वस्तु और सेवाएं, वस्तु और सेवा, जिसका उत्पादन वहां के रेसिडेंट कर रहे हैं, वहां के निवासियों द्वारा। हम लोग इस पे भी आएंगे कि आखिर निवासी कौन होंगे। वहां के निवासियों द्वारा उसका उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ किया जाएगा, तो उस देश के डोमेस्टिक सीमा में, घरेलू सीमा में, क्योंकि हम लोग घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री में, घरेलू सीमा, और छठा हो गया वो अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि एक साल तो होना चाहिए ना कि किनके, जिसमें हम लोग उसके उत्पादन को आकलित अकाउंट कर सके। किस साल करेंगे हम लोग, कितने से कितने समय के बीच के सारे उत्पादों को हम लोग जोड़ के ये बताएंगे कि वो हमारे जीडीपी का हिस्सा होगा, अकाउंटिंग ईयर। लेखा वर्ष, राइट। सो नाउ द थिंग इज टू understand this 5-6 important terms and topic of national income। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग मॉनेटरी वैल्यू या मौद्रिक मूल्य के बारे में। तो जैसा हम सब जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ अगर अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये कोई एक टेरिटरी है जिसपे कुछ नारियल को प्रोड्यूस किया जा रहा है या कुछ नारियल का उत्पादन हो रहा है। तो अगर पूछा जाए कि इस द्वीप का टोटल इनकम क्या होगा, ये द्वीप कितना उत्पादन कर रहा है, तो जोड़ लेंगे कि अगर ये 10 नारियल है तो इन 10 नारियल का जो वैल्यू होगा वही इस द्वीप का इनकम होगा। मान लो किसी तरह से यहाँ पे गाय आ जाए और गाय ने 10 लीटर दूध दिया, तो टोटल इनकम क्या होगा, नारियल और दूध, जितना टोटल नारियल और जितना टोटल दूध का उत्पादन हुआ वही उसका टोटल वैल्यू होगा उस पूरे आइलैंड का, उस पूरे द्वीप का। लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे, दोनों तो अलग अलग कमोडिटी है ना। तो याद करो हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, सबके यूनिट को सेम करते हैं, जितना भी अलग अलग प्रोडक्ट है उसके यूनिट को एक में मिला देते हैं, एक जैसा यूनिट बना देते हैं और वहां से उन यूनिट्स को जोड़ लेते हैं। और हमारे इकोनॉमी में किसी भी चीज का वैल्यू हम लोग किस में अकाउंट करते हैं, तो वो है मूल्य, रुपीस, डॉलर या किसी भी एक करेंसी के टर्म में। मनी का एक काम क्या होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट, जिसमें हम अलग अलग चीजों के वैल्यू को अकाउंट करते हैं, और वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। लाइक कि हम लोग मान लिए कि एक नारियल है 10 रुपए का
तो 10 नारियल हो गया 100 रुपए के। और अगर 1 लीटर दूध है 40 का, तो 10 लीटर दूध हो गया 400 के बराबर। और इस तरह से जो टोटल वैल्यू आ गया वो आ गया 500। यानी कि ये टोटल जो आइलैंड है वो कितने का प्रोड्यूस कर रहा है, तो 500 का, 500 के वैल्यू का गुड्स नारियल और दूध के रूप में प्रोड्यूस कर रहा है। और सेम तो यही हमारे देश में भी होता है ना, या किसी भी एक अर्थव्यवस्था में होता है, जहां पे अलग 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 प्रकार के कोमोडिटीज को, अलग अलग प्रकार के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और जितना भी आपके यहाँ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जितने भी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसके मूल्यों को ही तो जोड़ते हैं हम लोग। और ये ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी अर्थव्यवस्था में केवल उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं सेवाओं को काउंट करते हैं जिनका बाजार में कुछ मौद्रिक मूल्य होता है। जिसका बाजार में कोई कीमत नहीं, उसका अर्थव्यवस्था में कोई वैल्यू नहीं। अगर आप किसी बच्चे को बाहर ट्यूशन देने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो, और वहां से आप 100 रुपए भी अर्न कर रहे हो, तो 100 रुपया अकाउंट होगा, 100 रुपए आपका अर्थव्यवस्था में आएगा। 100 रुपए का आपने काम किया। और आप भले ही कितने अच्छे से घर में पढ़ा लो किसी अपने घर के छोटे भाई बहन बच्चों को, और वहां से तो आपको कोई एक फूटी कौड़ी नहीं आएगी। घर में किया जाने वाला काम का कोई वैल्यू नहीं होगा, मॉनेटरी वैल्यू। तो क्या वो आपका काम आपके अर्थव्यवस्था के में अकाउंट होगा? तो नहीं। तो ऐसा कोई भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन जिसका बाजार में मौद्रिक मूल्य हो, वही हमारे इनकम में या हमारे जीडीपी में अकाउंट होता है। जैसे कि यहां हम लोग ये इस एग्जांपल से देख रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन दूसरा है फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड या अंतिम वस्तु से क्या तात्पर्य है? देखो, दो तरह के वस्तुओं का उत्पादन होता है। एक्चुअली ये दो तरह के वस्तुओं का तो अलग अलग उत्पादन नहीं है। वस्तु का उत्पादन हो गया, और उसका कंजम्पशन, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये दिखाएगा कि क्या वो वस्तु अंतिम वस्तु है या फिर वो वस्तु इंटरमीडिएट गुड है, या माध्यमिक वस्तु है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लेते हैं कि आपके अर्थव्यवस्था में एक ही चीज का उत्पादन हो रहा है। अभी सारे चीजों को आप साइड कर दीजिए। मान लेते हैं कि आपके यहाँ गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है। लेट्स से इस गेहूं का कीमत हो गया कुछ 100 रुपए का, गेहूं का उत्पादन हुआ है। हम लोग गेहूं तो सीधा कंज्यूम कर नहीं सकते हैं। ये गेहूं जाएगा किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में, और उस मिल में इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा आटा में, फ्लोर में, वीट में, आटे में। ठीक है। अब यहां से आटे का दो काम हो गया। अब आटा हमारे इकोनॉमी में आ चुका है, इकोनॉमी में आटा बन गया। आटे का दो काम, चाहे तो हम लोग सीधा सीधा आटे को कंज्यूम कर जाए, मतलब रोटी बना के आट गए दुकान, और दुकान से हम लोग आटा खरीद के ले आए, आटा आ गया हमारे घर पे, और आटा को हमने रोटी बना के कंज्यूम कर लिया, उसका उपभोग कर लिया, काम खत्म। क्या ये रोटी कुछ और बना रहा है? तो नहीं।
इस आटे का काम यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको ब्रेड खाना हो, अगर आपको बिस्किट खाना हो, अगर आपको आटा वाला मैगी खाना हो या मैदा बनाना हो, कुछ भी, वो तो कहीं ना कहीं आटे से ही बनेगा ना। उसके लिए क्या करना होगा, ये आटा आगे किसी फैक्ट्री में जाएगा जहां पे इसे ब्रेड या बिस्किट या मैगी उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखो, यहां पे अगर बात करें ब्रेड की, बिस्किट की, मैगी की, अगर आपके इकोनॉमी में इनका उत्पादन हो रहा है तो इसके उत्पादन के लिए आटा तो जरूरी है ना। अब समझने वाली बात है, आप अल्टीमेटली क्या कंज्यूम करने जा रहे हो, क्या आप आटा कंज्यूम कर रहे हो या फिर ब्रेड, बिस्किट या कोई भी दूसरा इससे बनने वाला कमोडिटी। तो लेट कि जवाब आता है कि हम ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा अंतिम वस्तु क्या हुआ उत्पादन का, ब्रेड या बिस्किट या मैगी। और ब्रेड, बिस्किट, मैगी को बनाने के लिए जरूरत है आटा का, तो आटा हो गया हमारा माध्यमिक वस्तु। ठीक, आटा है यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड, और ब्रेड, बिस्किट, मैगी हो गया हमारा फाइनल गुड। ठीक, जब कोई वस्तु उत्पादन के क्रिया को और आगे बढ़ाएगा, उत्पादन के प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, वो वस्तु कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। और जो भी कंज्यूमर अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है वो हो गया आपका फाइनल गुड। अब न्यूमेरिकल एग्जाम, जैसे मान लेते हैं गेहूं जिसका उत्पादन हुआ वो तो 100 रुपए का था। जब ये आटा बना होगा, ऑब्वियस है कि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ, आटा आप 100 रुपए का तो आप खरीदोगे नहीं, यहाँ पे आटा हो गया 150 का। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके आपने, मान लेते हैं कि हम केवल एक ब्रेड की बात करते हैं, और ब्रेड आपके यहाँ बिका, जिसे अल्टीमेटली कंज्यूमर ने खरीदा है, वो है 200 रुपए का। अब अगर मैं पूछूं कि आपके इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, आपके इकोनॉमी ने, आपके अर्थव्यवस्था में कितने का वस्तु या कितने वस्तु की उत्पादन हुई, तो आपका क्या जवाब हो सकता है। आप देखोगे कि यहाँ पे तो उत्पादन 3 चीजों का हुआ, गेहूं, आटा और ब्रेड। और इन्हीं तीनों के अगर वैल्यू को जोड़ा जाए तो हो सकता है कि वही हमारा टोटल प्रोडक्शन हो, कि आटा का 100 रुपये, सॉरी, गेहूं का 100, आटा बना 150 का, और फिर जो ब्रेड बना अल्टीमेटली ये बना 200 का। और इस तरह से टोटल जो वैल्यू हो गया वो हो गया 450। और आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि चलो 450 का तो हमारे अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन हो गया है, तो 450 का वैल्यू हो गया हमारे अर्थव्यवस्था का, हमारे इकोनॉमी का, हमारा जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब आपको क्या यहाँ पे कुछ ग्लिच नजर आ रहा है, क्या एक ही वैल्यू बार बार प्रोड्यूस नहीं की जा रही, या एक ही वैल्यू को बार बार ऐड नहीं किया जा रहा है। तो देखो, अगर हम यहाँ इस स्टेज में देखें तो इकोनॉमी में गेहूं तो पहली बार आया ना, इस गेहूं का प्रोडक्शन पहली बार हुआ, ये 100 रुपया तो गेहूं इकोनॉमी में पहली बार आया है, ये तो ठीक है। आटे के में देखो, क्या ये जो 150 है, क्या ये 150 पूरा पूरा नया बना है,
तो नहीं, इस 150 में 100 रुपए तो पहले का ही है ना, बस 50 रुपए का उस मिल ने वैल्यू ऐड किया, मूल्य संवर्धन किया। जो 100 रुपए का गेहूं था वो अब 150 का आटा बन गया। प्रोडक्शन तो मात्र 50 का हुआ ना, तो हमारा यहां पर से केवल जो प्रोडक्शन है वो तो 50 का हुआ। और जब वो आटा ब्रेड बनने आया, तो वहां पे जो 200 का ब्रेड है उसमें तो 150 का वैल्यू पहले से एडेड है। यहां पे तो केवल 50 का ना वैल्यू ऐड हुआ, समझना। ये 200 का ब्रेड नहीं है पूरा पूरा, यहाँ पे 150 इसमें पहले से इंक्लूडेड है। और जो भी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस लगा होगा, प्रिजर्वेटिव लगा होगा, कुछ केमिकल्स लगे होंगे या कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट लगे होंगे, उनका वैल्यू जोड़ के अब ये 200 का हुआ, और 200 का ये मार्केट में आ गया एंड ये कंज्यूमर के घरों में गया। तो यहाँ पे भी तो वैल्यू ऐड केवल 50 का ही हुआ ना। तो हमारे टोटल प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने का वैल्यू बना? 100 का गेहूं, उसके बाद 50 का आटा, एंड देन फिर 50 का और वैल्यू ऐड करके ब्रेड बना। और इस तरह से हमारा टोटल वैल्यू आया 200। अब देखो हमारा सही जवाब क्या हो सकता है? 200 और 450। तो आंसर है 200। इस 200 में बार बार यहाँ पे एक ही नंबर को जोड़ा गया है, जिसने प्रोडक्शन के बस नंबर्स को बढ़ा दिया है। नंबर जो 450 दिख रहा है उसमें एक डिफॉल्ट है, वो है डबल अकाउंटिंग का, क्योंकि एक ही नंबर को 150 यहाँ पे भी आया, 150 यहाँ पे भी जुड़ गया। 100 रुपए हमने यहाँ भी जोड़ा, 100 यहाँ भी जोड़ा, वही 100 यहाँ भी जुड़ गया। और यही है प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग। और ये डबल अकाउंटिंग का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग एक ही चीज को बार बार जोड़ रहे हैं। तो हम लोग केवल करेंगे क्या? केवल उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं वैल्यू को जोड़ेंगे जहां जहां पे हमारा वैल्यू ऐड हुआ है। 100, 50, 50, और इस तरह से जो केवल वैल्यू जितने का सामान बना था वो था 200 का। और यही 200 का तो यहाँ पे ब्रेड भी बना था ना, जिसको अल्टीमेटली कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। तो हमारा टोटल वैल्यू जिसका उत्पादन हुआ है वो है 200। और यही समझाएगा हमारा फाइनल वर्ड, जो कि हमारे डेफिनेशन में था कि हम लोग केवल मौद्रिक मूल्य किन वस्तु सेवाओं का जोड़ेंगे जो कि अल्टीमेटली फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है, जिसका उत्पादन हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मनी वैल्यू किसका है? फाइनल वस्तु और सेवाओं का, जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ हो। एंड देन इनका उत्पादन किसी ना किसी ने तो किया होगा ना। उत्पादन तो हो गया, ब्रेड आ गया है मार्केट में। अब इस ब्रेड को बनाने वाले भी तो कुछ लोग होंगे। अब ये लोग कौन है? ये लोग हैं हमारे यहाँ के निवासी, जो लोग भी हमारे टेरिटरी में, हमारे देश में रह रहे हैं। समझना, इनका उत्पादन किसी ना किसी ने तो किया होगा ना। कोई ना कोई तो इस भीड़ का हिस्सा होगा, जो कि हमारे देश में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, इन्हें करने वाले तो यही लोग हैं ना। और इस भीड़ में क्या केवल हमारे यहाँ के लोग हैं? क्या केवल भारतीय हैं? तो नहीं। आप देखोगे कि हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है, या जो भी उत्पादन क्रिया से जुड़े जितने भी लोग हैं, वहां पे दो तरह के लोग होंगे जो भी हमारे यहाँ रह रहे हैं। एक तो वो हमारे देश के अपने लोग, जो कि वहां के नागरिक हैं।
प्लस कुछ वैसे लोग जो हमारे यहाँ है, तो जो हमारे यहाँ किसी न किसी की तरह के से उत्पादन के प्रोसेस में जुड़े हैं, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन करें, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी मोबाइल बनाने के कारखाने में काम कर रहे हो, या वो किसी कंपनी के सीईओ हो, या किसी भी तरह का काम हो, किसी तरह का दुकान चला रहे हो। तो एक तो वो हमारे यहाँ के खुद अपने देश के नागरिक हो गए, और दूसरे वो हो गए जो हमारे यहाँ के नॉन सिटीजन्स है, गैर नागरिक है। और गैर नागरिक वो हो गए जिनके लिए एक वर्ड हमने यूज किया, एलियंस। जादू वाला नहीं, कोई भी ऐसा जो हमारे टेरिटरी को बिलोंग नहीं करता हो। आप देखोगे कि हमारे देश में दोनों तरह के लोग हैं, हम सब जैसे भी लोग हैं जो कि भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होगी, बहुत सारे ऐसे फर्म्स होंगे जो कि भारत में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो भारतीय नहीं है। वो क्या होंगे? गैर नागरिक या एलियंस। और इन्हीं दोनों को मिला के एक नाम दिया गया, वो है रेसिडेंट्स। रेसिडेंट कहने का मतलब निवासी। जो भी किसी भी इकोनॉमी में, जो भी किसी भी अर्थव्यवस्था में, जो भी किसी भी देश में निवास कर रहा हो, वो होगा निवासी। हम जैसे भी लोग भी निवास कर रहे हैं जो कि नागरिक है, जिनके पास भारत का एफिलिएशन है, भारत की नागरिकता है। और भारत में काम करने वाले कुछ वैसे भी लोग होंगे जो भारत के नागरिक तो है नहीं, लेकिन चूंकि वो कुछ दिनों से रह रहे हैं, और वो दिन कितना होगा, ये है हमारे यहाँ लगभग 182। कोई भी पर्सन और फर्म और फैक्ट्री अगर हमारे यहाँ 182 दिनों से लगातार रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ के हो जाएंगे रेसिडेंट, राइट। तो हमारे यहाँ उत्पादन के कार्यों में तो दोनों तरह के लोग हैं। अगर फर्म्स की बात करें तो हमारे यहाँ अगर टाटा है तो हमारे यहाँ hyundai भी तो है, होंडा भी तो है। अगर हमारे यहाँ माइक्रोमैक्स जैसे फोन्स का उत्पादन हो रहा है जो कि भारतीय है, तो हमारे यहाँ रेडमी भी तो है, एप्पल भी तो है। ये तो हमारे यहाँ की नहीं ना है, लेकिन उत्पादन में तो बराबर का काम चल रहा है दोनों का। तो ये हो गई हमारे यहाँ के नागरिक, और ये हो गए हमारे यहाँ के गैर नागरिक। लेकिन चूंकि दोनों ही हमारे यहाँ 182 दिनों से ज्यादा से रह रहे हैं, लगातार रह रहे हैं, तो ये दोनों हो गए हमारे रेसिडेंट्स, निवासी। इनके द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का ही योग हमारे जीडीपी में काउंट होने वाला है। और ऐसे जितने भी लोग हैं, आपने सुना होगा एक टर्म हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज करते हैं और बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हमारे ये भाई, ये चाचा, ये नाना, ये दादा तो एनआरआई है। मीन्स दे आर नॉन रेसिडेंट इंडियंस। भारतीय तो है, लेकिन ये चूंकि किसी भी पर्पस से, चाहे वो पढ़ने लिखने का काम हो, चाहे वो किसी दूसरे बिजनेस के कारण, या किसी दूसरे कंपनीज में काम करने के कारण, या किसी भी दूसरे पर्पस से भारत से बाहर रह रहे हैं, और वो जो दिन होगा वो होगा 182 दिन से ज्यादा, तो ये कहलाएंगे हमारे यहाँ एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। आई होप आप समझ रहे हो। भारतीय हैं लेकिन वो किसी भी कारणवश से 182 दिनों से भारत से बाहर रह रहे हैं, तो भारत के लिए क्या हो गए? एनआरआई।
नॉन रेसिडेंट इंडियंस। किसी ना किसी देश में तो ये रेसिडेंट होंगे ना, किसी ना किसी देश में तो ये उत्पादन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन का काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही रहे होंगे। तो इनका काम उस देश के जीडीपी में तो आएगा, लेकिन हमारे देश के जीडीपी में नहीं आएगा। तो हमारे देश के जीडीपी में क्या आएगा? केवल उन लोगों का काम जो कि हमारे देश के निवासी हैं। और निवासी होने के लिए आपको याद रखना होगा कि उन्हें कितने दिनों से भारत में निवास करना होगा, तो एटलीस्ट अराउंड 182 डेज। ठीक है, ये हो गए भारत के निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का योग। एक बार हम लोग डेफिनेशन में पहले पीछे जाते हैं एंड देखते हैं कि आखिर हमने क्या क्या देखा। हमने देखा था कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी मनी वैल्यू है, मौद्रिक मूल्य है। किसका? उन अंतिम वस्तु और सेवाओं का जिसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? वहां के निवासी, वहां के रेसिडेंट्स। और रेसिडेंट्स मतलब वो लोग जो कि हमारे यहाँ 182 दिनों से लगातार रह रहे हैं और 182 दिनों से ज्यादा वो हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं। और यही रेसिडेंट हमारे यहाँ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के कामों में लगे हैं। अब जो अगला टर्म आता है वो ये है कि आखिर ये प्रोडक्शन हो तो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा ना, इससे जुड़ा कोई ना कोई तो भूमि का क्षेत्र होगा ना जहां पे ये काम काज चल रहा होगा। तो डेफिनेशन में डाला गया टर्म कि ये जो काम होगा वो कहाँ होगा, तो डोमेस्टिक टेरिटरीज में, घरेलू सीमा में। आप चाहे गुड्स का प्रोडक्शन करो या सर्विसेज को बनाओ, आपको कहीं ना कहीं तो काम करना होगा। और जीडीपी उन क्षेत्रों में होने वाले कामों को जोड़ेगा जो कि उसके डोमेस्टिक टेरिटरीज में काम हो, जो कि उसके घरेलू सीमा में काम होगा। तो देखो, हमने यहां से मनी वैल्यू सीख लिया कि मनी वैल्यू का अर्थ क्या हुआ। देन वी हैव गॉट व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इनको प्रोड्यूस करने वाले रेसिडेंट्स कौन होंगे, और अब सीखना है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक बाउंड्रीज क्या है, घरेलू सीमा क्या है। अब देखिए, घरेलू सीमा कहेंगे किसको? आप दो तीन टर्म्स देखोगे इसी डेफिनेशन में, हो सकता है अलग अलग टेक्स्ट में लिखा रहे, और ये वर्ड बड़े ही फ्रीक्वेंटली काम आएंगे। जैसे डोमेस्टिक बाउंड्री या इकोनॉमिक बाउंड्री। कभी कभी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, भौगोलिक सीमा। नाम अलग अलग यूज होगा, लेकिन आप अगर कहीं भी इसको गूगल भी करोगे तो आपको एक ही अर्थ मिलेगा कि कहीं ना कहीं सब एक ही है, चाहे वो इकोनॉमिक बाउंड्री हो, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो या फिर डोमेस्टिक बाउंड्री हो। तो आखिर क्या है जो कि किसी भी एक अर्थव्यवस्था का, किसी भी एक देश का ज्योग्राफिकल बाउंड्री, डोमेस्टिक टेरिटरी होगा जिसके अंतर्गत काम होने वाले, जिसके अंतर्गत उत्पादित होने वाले समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं को हम लोग जीडीपी के दायरे में रखेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या वो क्षेत्र होगा, क्या क्या वो एंटिटीज होंगे जिन्हें हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंतर्गत रख सकते हैं या रखते हैं।
सबसे पहला, अगर भारत के ही टर्म्स में बात करें, सबसे पहला हो गया किसी भी देश का पॉलिटिकल फ्रंटियर, राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा या पॉलिटिकल फ्रंटियर। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर कहने का क्या अर्थ हुआ? जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो भारत का अपना टेरिटरी है, ये पूरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भारत में लद्दाख से लेके नीचे तमिलनाडु, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, इस पूरे स्ट्रेच में जो कुछ भी उत्पादन होगा, ये तो हमारे देश के भौगोलिक से पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत हो रहा है ना। तो सबसे पहला डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होगा? किसी भी देश का अपना पॉलिटिकल क्षेत्र, अपना पॉलिटिकल टेरिटरी, अपनी राजनीतिक सीमा। इसके बाद इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर या फिर क्षेत्रीय जल, टेरिटोरियल वाटर। अब समझिए ये क्या होगा। मान लेते हैं किसी भी देश की अगर आप ज्योग्राफिकल सीमाओं को देखोगे तो वो बिल्कुल इस तरह से तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा कुछ ना कुछ तो होगा। और इसके बाद अगर वो कोस्ट है तो पानी तो कहीं भी इस तरह से समुद्र का जल उसमें आएगा। तो हम क्या मानेंगे? ये तो बाउंड्री हो गया। हम देखेंगे बहुत सारा कामकाज ऐसा भी चल रहा है जो कि इस पानी के क्षेत्र में, इस ओशनिक वाटर में चल रहा है, चाहे वो फिशरीज हो या फिर नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हो, जो भी हम वाटर से निकाल रहे हैं, तो वो किस सीमा तक होगा जहां तक हम लोग उसे अपने डोमेस्टिक बाउंड्री का क्षेत्र मानेंगे। तो माना क्या गया कि आपका ये तो लैंड बाउंड्री हो गया, ये क्षेत्र इसके इधर वाला, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा लैंड का क्षेत्र है, ये पूरा ओशनिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे किया क्या हमने कि इनसे जुड़ा एक बेसलाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक बेसलाइन ड्रॉ किया। अब जितने भी वाटर इस बेसलाइन के अंदर होंगे, ये सब कहलाया हमारा इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। आप यहां देख रहे होंगे ये हमारा लैंड हो गया, ये साइड, ये पूरा, और यहां से ये हमने ड्रॉ किया बेस लाइन। बेस लाइन और लैंड के बीच के जितना भी वाटर का क्षेत्र है, ये कहीं भी, ये हो गया हमारा इंटरनल वाटर। यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी काम करेंगे, जो कुछ भी आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे, वो तो हमारा ही बाउंड्री के अंतर्गत आ गया। इसके बाद इस बेसलाइन से लेके अगले 12 नॉटिकल मील तक, एक नॉटिकल मील इज अराउंड 1.852
माइल्स 1.852 मील इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। ये 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन, ये पूरा वाटर ये कहलाता है हमारा टेरिटोरियल वाटर, क्षेत्रीय जल। और इस क्षेत्रीय जल में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा, कम से कम वस्तु ही, ये हमारा जीडीपी का हिस्सा होगा। जैसे ये हमारा बॉर्डर हो गया, ये हमारा लैंड हो गया। ये लैंड हमने सीखा है ज्योग्राफी में, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है, जहां पे ये पानी जो समुद्रिक जल है जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से चढ़ गया, भूमि पे चढ़ गया, कोस्ट पे अगर हम आप जाओगे तो आप देखोगे कि हम जैसे जैसे समुद्र की ओर बढ़ेंगे धीरे 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 पानी ऊपर चढ़ता जाएगा। हम हैं तो धरती पे ही, लेकिन वो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, वो समुद्र का जो पानी है वो ऊपर चढ़ रहा है। तो वो जितना भी यहाँ पे मान लो मरीन रिसोर्स है, चाहे नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, या किसी भी तरह का रेयर अर्थ मेटल हो, जो कुछ भी हम यहाँ से निकाले 12 नॉटिकल माइल के दूरी से, ये सब हमारे जीडीपी का हिस्सा होगा। और यही 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेसलाइन ये कहलाता है हमारा टेरिटोरियल सी। इसके आगे कॉन्टिगुअस जोन, और बेसलाइन से आगे 200 नॉटिकल माइल तक हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनंत आर्थिक क्षेत्र। राइट। तो पहला डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या हो गया, पॉलिटिकल फ्रंटियर। दूसरा क्षेत्रीय जल, टेरिटोरियल वाटर। इसके बाद वो वैसे सारे शिप और एयरक्राफ्ट जो कि दो देशों के बीच में आवागमन कर रहे हो, दो देशों के बीच में ऑपरेट कर रहे हो, और उसका ऑपरेशन किसके द्वारा किया जा रहा हो, उसको चला कौन रहा है, तो उस देश का निवासी। जैसे एयर इंडिया, ये तो अब वापस से टाटा के पास आ गया। टाटा ने सरकार से स्ट्रैटेजिकली सरकार ने इसको डिसइन्वेस्ट किया और अब ये टाटा का भाग है। टाटा तो हमारे देश के ही निवासी है ना रतन जी, है ना। तो अगर मान लेते हैं ये एयर इंडिया भारत से लेकर लेट्स से भारत से ओमान के बीच में यात्रा करे, और इस रास्ते के बीच में ऊपर में जो कुछ भी स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, जो कुछ भी खरीदा बेचा जा रहा है, कुछ ना कुछ तो आर्थिक क्रियाकलाप हो रहा है ना। वो आर्थिक क्रियाकलाप किस क्षेत्र में गिना जाएगा, वो तो लैंड पे है, होगा नहीं कि हम लोग उसको सीधा सीधा डिमार्केट कर ले कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो माना क्या गया कि अगर दो देशों के बीच में एयरक्राफ्ट, शिप, टाइटैनिक जैसा जितना भी और जो दूसरे क्रूज शिप्स जो एक दूसरे देशों में ऑपरेट हो रहे हैं, उन पे होने वाले सारे आर्थिक क्रियाकलाप, सारा बेचा खरीदा जाने वाला जितना भी वस्तु होगा, जितने भी वस्तु और सेवाओं का लेन देन होगा, वो किस देश के जीडीपी का हिस्सा होगा, जिस देश के रेसिडेंट द्वारा उन एयरक्राफ्ट और शिप को चलाया जा रहा है। राइट। जैसे अगर एयरक्राफ्ट भारत से लेकर ओमान या अमेरिका जाए, और उस दूरी के बीच में जितना भी पूरे यात्रा के बीच में जितने भी वस्तु एंड सेवाओं का ट्रांजैक्शन होगा, उन सब का वैल्यू किसके जीडीपी का हिस्सा होगा, तो भारत के। क्यों? क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट है, वो जो एयर इंडिया का जो प्लेन है, वो किसका है, तो भारत के निवासी का, भारत में रहने वाले अपने निवासियों का। तो पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर, दूसरा टेरिटोरियल वाटर, तीसरा क्या होगा, शिप और एयरक्राफ्ट जो कि उस देश के रेसिडेंट द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी फिशिंग वेसल
ऑयल या नेचुरल गैस का रिग्स है, या एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि किस उस देश का रेसिडेंट ऑपरेट करे इंटरनेशनल वाटर में, ये भी उसी देश का भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आएगा। जैसे कुछ साल पहले एक नाम आया था अकादमिक लोमोनोसोव, ये रसिया द्वारा ऑपरेटेड एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पावर प्लांट है जो कि एक फ्लोटिंग वेसल पे एक शिप के ऊपर बना हुआ है और ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां भी बेचा जाएगा, चूंकि ये प्लेटफॉर्म किसका है, ये फ्लोटिंग वेसल किसका है, रसिया का, तो यहां से उत्पादित समस्त जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो किसके जीडीपी का हिस्सा होगा, रसिया का। उसी तरह से जो भी ऑयल गैस रिग्स है या फिर जहां से भी इंटरनेशनल वाटर में रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का किसी भी देश के पास अगर एक्सक्लूसिव राइट हो, विस्तृत अधिकार हो, जैसे ईईजेड, हमने क्या माना था, ये बेसलाइन है, बेसलाइन से नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल ये तो टेरिटोरियल सी है, यहां से तो ये भी हमारा डोमेस्टिक बाउंड्री का क्षेत्र है। इसके बाद यहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक जितना कुछ भी उत्पादन होगा, यहां पे क्या है, इस सी के अंतर्गत हमारा कोई भी अधिकार नहीं है किसी को आने जाने से रोकने का। लेकिन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जितना भी हमारा नेचुरल रिसोर्स सी के अंदर, ओशन के अंदर मिलेगा, उन सबको एक्सट्रैक्ट करने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, तो उस देश का जिस देश का वो ईईजेड है, या फिर उस देश का जिस देश के बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक वो क्षेत्र आएगा। तो अगर भारत अपने क्षेत्र से, अपने बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक ओशन में जितना भी रिसोर्स निकालना चाहेगा वो निकाल सकता है, वो किसी को आने जाने से तो नहीं रोक सकता है इस सी में, लेकिन उस दरमियान जितने भी नेचुरल रिसोर्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स या फिर रेयर अर्थ मेटल, जितना भी ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल निकालना चाहे वो निकाल सकता है। उस पर एक्सक्लूसिव राइट किसका होगा, जिस देश का वो ईईजेड है। इसके अलावा एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो भी किसी भी विदेशों में बनाया गया है, ये भी उसी देश का नेचुरल डोमेस्टिक टेरिटरी होगा जिस देश का ये एम्बेसी या कॉन्सुलेट है। जैसे मान लेते हैं कि सॉरी फॉर द मैप, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मान लेते हैं कि एक मैं रफ स्केच बनाने की कोशिश करता हूं, जो कि फिलहाल बन नहीं पा रहा है। मान लेते हैं कि भारत का दूसरे अनेक देशों में, इधर वो यूएस हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, हर देश में हमारा एम्बेसी है जिसके साथ भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। अब उस देश के बीच में, अब इन एम्बेसीज में, इन कॉन्सुलेट्स में, भले ही वो पूरा देश किसी और का हो, लेकिन जिस क्षेत्र में
वो एम्बेसी बना हुआ है, जिस क्षेत्र में वो कॉन्सुलेट काम कर रहा है, या किसी भी देश का किसी भी दूसरे देश में अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे कि कुछ साल पहले तक अमेरिका का अफगानिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट था, तो जिस क्षेत्र तक वो पूरा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फैला हुआ है, वो क्षेत्र भी उसी देश का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, जिस देश का वो एम्बेसी या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, भले ही वो किसी भी दूसरे देश के बॉर्डर के अंतर्गत हो। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे यहाँ कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या क्या डिफाइन कर रहा है। सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर, उस देश का अपना राजनीतिक सीमा, इसके अलावा उसके बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक के टेरिटोरियल वाटर, क्षेत्रीय जल, फिर जो भी शिप या एयरक्राफ्ट जो भी एक देश का उस देश का रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, जो भी दो देशों के बीच में ऑपरेट किए जा रहे हैं। चौथा, जो हमारा एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, जो कि दूसरे देश में काम कर रहा हो। एंड फिफ्थ, जहां से भी हमें रिसोर्स निकालने के एक्सक्लूसिव राइट दिए गए हैं, जहां से भी खनिज, जहां से भी नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने का हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट हो, जो भी हमारा ईईजेड का क्षेत्र है, वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत ही आएगा। इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, अगर जीडीपी को डिफाइन करें तो कि जीडीपी क्या है? इट इज द मनी वैल्यू, यह मौद्रिक मूल्य है किसका? तो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका उत्पादन कौन कर रहा हो? उस देश का रेसिडेंट। रेसिडेंट कौन होगा? जो कि 182 डेज एंड मोर से उस देश में निवास कर रहा हो, और उसका उत्पादन कहाँ किया जाए? तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, उस देश के भौगोलिक, उस देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत। आई होप आपको यहां तक का सारे कीवर्ड समझ में आए हो। अब लास्ट कीवर्ड आता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कहने का क्या मतलब? अभी तक हमने क्या देखा कि आपने उत्पादन तो किया, उत्पादन घरेलू सीमा के अंतर्गत हुआ, घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या आ गए वो हमने देख लिया। उत्पादन करने वाले कौन लोग होंगे? तो उस देश के निवासी। निवासी कौन होंगे? वो लोग जो कि 182 दिनों से ज्यादा से उस देश के निवासी हैं, लगातार रह रहे हैं। अब है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर सीधा कहता है कि ये वो साल होगा, ये वो वित्त वर्ष होगा जो कि आपका ऑन गोइंग है। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? तो 2023 एंड 24, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। इस साल से पहले क्या था? 2022-23, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का। इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में
भारत के रहने वाले जितने भी निवासी हैं, चाहे वो भारतीय हो या गैर भारतीय हो, भारत के अपने नागरिक हो या कि भारत के गैर नागरिक हो, इनके द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवा, इन सबका मौद्रिक मूल्य जिसका उत्पादन कहाँ किया जा रहा होगा, भारत के अपने भौगोलिक सीमा में, भारत के अपने घरेलू सीमा में। घरेलू सीमा क्या होता है ये हमने देख लिया। ये उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का ही मूल्य जो होगा ये भारत का जीडीपी होगा, ये भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ये भारत का सकल घरेलू उत्पाद होगा। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसके कुछ और भी टर्म्स है जैसा कि हमने शुरू में बात किया था, क्योंकि अगर चर्चा करते चले तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो और ये जो सेशन है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आज के इस सेशन को यहीं पे रोकूंगा और बाकी का जो आपका टर्म है एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये हम लोग अपने आने वाले दूसरे सेशंस में देखेंगे। एंड आई होप आपको आज का ये सारा सेशन समझ में आया हो। तो यहीं पे आज के सेशन को मैं ऑफ करता हूँ। एंड आप अपने सारे सजेशंस, आप अपने सारे क्वेरीज, you can put them all in the comment section, you can follow, you can like and you can share the channel, the classes। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।